आज हम बात करेंगे एक पर्वत श्रृंखला की कहानी के बारे में। ये कहानी सिर्फ पत्थरों, पानी और हवा की नहीं है, बल्कि आखिर में ये हम सब की कहानी है। ये है अरावली की गुहार। चलिए कहानी को शुरू करते हैं हजारों साल पहले से। सोचिए, उस वक्त भारत की धरती पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी थी। एकदम खामोश लेकिन चट्टान की तरह मजबूत, और आज हम उसे अरावली के नाम से जानते हैं। पर देखिए, ये जो पहाड़ थे ना, ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थे। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थे। असल में ये एक ढाल थे, एक तरह का कवच, जो बिल्कुल चुपचाप खामोशी से हमारी इस जमीन की हिफाजत कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये ढाल आखिर काम कैसे करती थी? मतलब अरावली की असली अहमियत क्या थी? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर अरावली के 3 सबसे बड़े काम थे। पहला तो ये कि वो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार थी। दूसरा, वो एक स्पंज की तरह काम करती थी। सारा बारिश का पानी सोखकर जमीन के नीचे पहुंचा देती थी। वो हमारी हवा को साफ करने वाला एक फिल्टर थी। कह सकते हैं कि प्रदूषण के खिलाफ हमारी शायद आखिरी उम्मीद। लेकिन फिर जैसा होता है, वक्त बदला, और वक्त के साथ साथ इंसान की नजर भी बदल गई। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक कागजी फैसले से हुई। अब एक नई सोच ने जन्म लिया, वो ये कि पहाड़ कुदरत के रखवाले नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा है। मतलब ये सोचा जाने लगा कि अरे, ये तो बस जमीन है, कुछ पत्थर ही तो हैं, इन्हें काटो, बेचो और बस मुनाफा कमाओ। और बस इसी सोच ने एक कानून ही बदल दिया, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, पहले क्या था कि पूरी की पूरी अरावली रेंज को पहाड़ का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन नए नियम में क्या कहा गया कि सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही पहाड़ माने जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अरावली का ज्यादातर हिस्सा जो कम ऊंचा है, वो कानूनी तौर पर एक तरह से पहाड़ रहा ही नहीं। और कानून की सिर्फ एक परिभाषा बदलने से, सिर्फ एक झटके में, हजारों साल पुरानी इस पर्वत श्रृंखला का जो वजूद था, वो सरकारी कागजों से जैसे मिटा ही दिया गया। जब पहाड़ कागजों पर ही नहीं रहे, तो उन्हें जमीन पर मिटाना भला कौन सा मुश्किल काम था। इसके बाद जो हुआ ना, वो बहुत तेजी से हुआ और बहुत ही ज्यादा तबाह करने वाला था। जैसे ही वो कानूनी ढाल हटी, मशीनें चल पड़ीं। सदियों पुराने जो पेड़ थे, वो एक एक करके गिरने लगे। और फिर खुद पहाड़ों को ही चीर दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि जहां हरियाली हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ धूल का गुबार था। हो गई कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। पानी ने जमीन में रिसना ही बंद कर दिया, तो जमीन का सीना सूखने लगा। कहीं बाढ़ आ रही थी तो कहीं सूखा पड़ रहा था, और इसका असर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सबके सब महसूस कर रहे थे। मतलब हालत यहां तक पहुंच गई कि लोग कहने लगे, भाई अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सोचिए, जो पहाड़ जिंदगी देते थे, उन्हीं के टूटने से जिंदगी खुद खतरे में पड़ गई थी। लेकिन रुकिए, ये कहानी का अंत नहीं था। जब ये तबाही अपने चरम पर थी ना, ठीक तभी एक आवाज उठी, पहले लोगों की और फिर अदालत की। और देखते ही देखते ये आवाज धीरे धीरे एक आंदोलन बन गई। सबसे पहले किसानों ने अपनी आवाज उठाई, फिर युवाओं ने सवाल पूछने शुरू किए,
एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर तो सेव अरावली की गूंज सुनाई देने लगी। फिर में ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। और जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा तो वहां से एक बहुत ही सीधा और साफ हुक्म जारी हुआ। सिर्फ एक शब्द, रुको। बस अदालत ने इस पूरी तबाही पर फौरन रोक लगा दी। अब देखिए, अदालत का ये जो फैसला था, ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था। ये दरअसल हमारे भविष्य से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल था। सवाल ये कि कुदरत को बचाना हमारे लिए कोई चॉइस, कोई विकल्प क्यों नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी क्यों है। अदालत ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि भाई ये सिर्फ कुछ पहाड़ों की बात नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे भविष्य की बात है। इन पहाड़ों का वजूद जो है वो हमारे आने वाले कल से जुड़ा हुआ है। इसका तर्क बहुत सीधा और साफ है। अगर पहाड़ नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा, और अगर पानी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जिंदगी भी नहीं होगी। इसीलिए कुदरत को बचाना कोई मर्जी या पसंद की बात नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, हमारे जिंदा रहने की शर्त है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही सीधे से सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम अपने पहाड़ ही नहीं बचा सके तो फिर बचेगा क्या? क्योंकि एक बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब पहाड़ रोते हैं तो इंसान भी ज्यादा देर तक हंस नहीं पाता।